जी स्टूडेंट्स, तो आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमने आज फर्स्ट टॉपिक जो इसका देखना है वो है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। ये टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। अब ये क्या है, ठीक है जी। बेटा जब भी मीटिंग ज्वाइन किया करें अपना माइक ऑफ कर लिया करें, ये बार बार आपको बताना पड़ता है। तो अभी भी बता रहे हैं कि अपना माइक जो है उसे ऑफ करके रखा करें जब मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट क्या है, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ बेटा। ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लेमडा मैक्सिमम को मान लें, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम एब्जॉर्प्शन को ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन है और एक्स एक्सिस पे लैम्डा मैक्सिमम है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये इस तरह से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, यहाँ पर लैम्डा यानी वेवलेंथ है 50 मान लें, 100 मान लें, 150 मान लें, 200 मान लें, ये सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है वेवलेंथ। अब आपको बता दो बेटा, हम इसमें से एमसीक्यूज बहुत दफा पूछा गया पीपीएससी में से। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी यानी वो राइट की तरफ मूव करेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। इंक्रीज इन वेवलेंथ जो होती है उसे रेड शिफ्ट कहेंगे, या उसका दूसरा नाम होता है पैथोक्रोमिक शिफ्ट। पैथोक्रोमिक शिफ्ट ये पूछा गया था पीपीएससी के एमसीक्यूज में से। अगर वेवलेंथ शिफ्ट होती है यानी लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ होती है तो पैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। और अगर वेवलेंथ कम होती है यानी लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम हो रही है और एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये होता है ब्लू शिफ्ट। इसका दूसरा नाम होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इसका दूसरा नाम है जी। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इसका दूसरा नाम होता है। अगर तो एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी एब्जॉर्प्शन अगर तो बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका नाम होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट उसका नाम होगा, ठीक है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। अगर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है यानी ये वैल्यू मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 0.9 है, यहाँ 0.8 है, तो अगर डिक्रीज हो रही है एब्जॉर्प्शन तो उसका नाम होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये चार तरह की शिफ्ट्स हैं जो आज हमने पढ़नी है, ठीक है। अब जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है तब ब्लू शिफ्ट ही क्यों कहते हैं, या जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसे रेड शिफ्ट ही क्यों कहते हैं? तो मैंने ऑलरेडी आपको एक बात समझाई थी कि एक स्पेक्ट्रा होता है विपगायर, ये नाम है याद करने के लिए। आप देख सकते आप आप देख सकते बेटा, जब भी मीटिंग ज्वाइन करें अपना माइक ऑफ रखा करें, अदरवाइज मैंने आप सबके माइक म्यूट कर देने हैं, फिर आप कोई भी सवाल भी नहीं पूछ सकेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक बात याद रखें, ये वॉयलेट लाइट है और ये ब्लू है। अब देखें, ऊपर से नीचे जो है वो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, तो इट मींस ब्लू की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो इसीलिए वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए हिप्सोक्रोमिक का जो नाम है उसका नाम ब्लू शिफ्ट रखते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब रेड जो होता है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इसकी एनर्जी जो होती है वो लीस्ट होती है। तो इसीलिए हम पैथोक्रोमिक का दूसरा नाम रेड शिफ्ट रखते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जब भी वेवलेंथ इंक्रीज होती है हम कहते हैं कि रेड शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन बाई वन। नंबर वन है रेड शिफ्ट हमारे पास। रेड शिफ्ट क्या है जी, इसको देखते हैं। बेसिकली रेड शिफ्ट जो होती है ये तब होगी जब एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ
बेटा जब एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो डिक्रीज कर जाएगी, और वेवलेंथ क्या होगी वो बढ़ जाएगी, तब हम कहेंगे ये रेड शिफ्ट है। ठीक है, और इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फैक्टर्स जो बेटा इसको फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, उनमें से नंबर वन ऑक्सो क्रोमोफोर, क्रोमोफोर फैक्टर है। क्रोमोफोर अगर अटैच कर दिए जाएं, अगर ये अटैच, प्लस का मतलब है अटैच, तो इससे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था ना, याद होगा आपको कि ये यूवी ये बेंजीन है, इसके साथ जब हम NH2 लगाते थे तो उससे वेवलेंथ जो होती थी वो बढ़ जाती थी, और एनर्जी जो होती थी वो आपके पास क्या होती थी, डिक्रीज हो जाती थी। ये NH2 बेसिकली ऑक्सोक्रोम है, ये सेकंड फैक्टर है। ऑक्सोक्रोम अगर अटैच करेंगे तो वेवलेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी, उससे भी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। मतलब कहने का है क्रोमोफोर अगर बढ़ाते जा रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तब भी वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर आप ऑक्सोक्रोम साथ अटैच कर रहे हैं तब भी वेवलेंथ बढ़ेगी। ये लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेंजीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमोफोर है, और इसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम होती 255, जबकि जब ये NH2 लग जाए इसके साथ तो इसकी वेवलेंथ होती 280 नैनोमीटर की। ये 255 थी, तो NH2 के इजाफे से इसकी वेवलेंथ हो जाती 280 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं कि ऑक्सोक्रोम अटैच करने से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रेजोनेंस बढ़ जाती है, और जब भी रेजोनेंस बढ़ती है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट टाइम जैसे पढ़ा दिया था मैंने। इसके बाद थर्ड होता है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। सॉल्वेंट के इफेक्ट होने से भी याद रखे वेवलेंथ शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, अब इसका क्या है ये अलग से एक टॉपिक देखेंगे। फिर कंजुगेशन, जो बेटा कंजुगेशन होती, कंजुगेशन से मुराद होती है अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। कंजुगेशन बढ़ाने से लैम्डा मैक्सिमम जो होता है वो बेसिकली इंक्रीज कर जाता है। कंजुगेशन जब भी इंक्रीज होती है, सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी जो होती है सिस्टम की वो बढ़ जाती है। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, E इज इक्वल टू hc/λ। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, वो है जी ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट की, ब्लू शिफ्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है। ये बेसिकली ब्लू शिफ्ट होती है आपके पास। इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। हमने ये एक क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम अटैच करवाया था NH2। आपको याद होगा NH2 हमने लास्ट लेक्चर्स में ये अटैच करवाया, अभी भी मैंने एग्जांपल दी है। अगर हम इसमें कोई एसिड ऐड कर दें, इस कंपाउंड के अंदर कोई एसिड ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली एसिड का काम होता है प्रोटॉन देना। तो ये NH2 के पास लोन पेयर होगा, एसिड के पास प्रोटॉन होता है, तो NH2 के पास लोन पेयर है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब बेटा इस सिस्टम की रेजोनेंस है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। रेजोनेंस जो थी लोन पेयर की वजह से थी, तो इसकी रेजोनेंस जो है वो डिक्रीज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लैम्डा मैक्सिमम थी 280 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स, और यहाँ पर इसकी लैम्डा मैक्स है जी 209। आप देख सकते हैं कि क्रोमोफोर के ऑक्सोक्रोम के डी अटैच करने से या सॉल्वेंट चेंज करने से जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज हो गई है, तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, सिस्टम अनस्टेबल हो चुका है। तो इस शिफ्ट शिफ्ट को आप ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब ब्लू शिफ्ट में फैक्टर्स आपने उल्ट कर देने हैं। क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ।
इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो नंबर वन बेटा, इसमें डिटैचमेंट करवा दे क्रोमोफोर की, यानी क्रोमोफोर खत्म करवा देंगे तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर टू, ऑक्सोक्रोम रिमूव करवा दे, माइनस करवा दे ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम, फिर सॉल्वेंट इफेक्ट, वो अलग से मैं आपको पढ़ाता हूँ, सॉल्वेंट का इफेक्ट है। और लास्ट में है कंजुगेशन को डिक्रीज करवा दे, डिक्रीज इन कंजुगेशन। कंजुगेशन जो है बेटा जी, वो आप अगर डिक्रीज करवा दो तो ये चार फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो ब्लू शिफ्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाती है, वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है? देखिए, हाइपर का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर होता है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी यानी एब्जॉर्प्शन को बताता है, ये इंक्रीज हो जाती है। या दूसरे लफ्जों में इंटेंसिटी जो होती है ग्राफ की, ये पीक इंटेंसिटी होती है ना, ये वीक इंटेंसिटी है इसकी, और जो साथ वाली है इसके ये स्ट्रॉन्ग है। तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ने से मुराद एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अब देखिए हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जी, इसके साथ अगर हम CH3 ग्रुप अटैच करवा दें, ये CH3 ग्रुप इसके साथ अटैच करवा दिया हमने, हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दिया, तो इसका जो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट था वो 2750 था, जबकि ये जैसे ही साथ CH3 लगता है तो इसका 3660 हो जाता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, वो इसी वजह से। ये जो आपने बाहर से ऑक्सोक्रोम लगाया है, हमने पढ़ा है ऑक्सोक्रोम लगाने से एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, वेवलेंथ भी बढ़ती है और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये सम केसेस में होता है, हर केस में नहीं। इसके बाद फोर्थ हमारे पास आ जाता है, फोर्थ है जी हाइपोक्रोमिक। हाइपो का मतलब होता है कम, यानी यहाँ पर जो हाइपोक्रोमिक में होगा वो ई की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल हम बाइफिनाइल सिस्टम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है बाइफिनाइल, इसका नाम है जी, इसको हम स्टडी करते हैं बाइफिनाइल सिस्टम को, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम CH3 की एडिशन करवा दें, CH3 ग्रुप की अगर साथ में एडिशन करवा दें हम, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप देखें ये CH3 जाकर इस जगह पर लग जाएगा, ठीक है। अब पहले इसकी जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू थी वो थी 19,000, अब इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो है 10,250। अब देखें यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सोक्रोम है वो यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करवाता इस पोजीशन पर जाकर, रेजोनेंस को आप समझ ले वो फेवरेबल नहीं करता। तो ये रीजन होती है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की वो आपके पास कम हो जाती है, ठीक है। अब हम एक जो हमारा मैंने आपसे कहा है कि फैक्टर जो मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ वो है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट की हम बात करते हैं जी। बेसिकली ये क्या होता है सॉल्वेंट इफेक्ट? सॉल्वेंट इफेक्ट बेटा ये होता है, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। अब ना एक स्पेक्ट्रा यहाँ पर मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ और आपको इससे ही फर्क पता चल जाएगा। देखिए, ये पहला स्पेक्ट्रा मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है, ये पहला स्पेक्ट्रा है। इसी के साथ दूसरा स्पेक्ट्रा मैं ड्रॉ करूंगा, वो कुछ इस तरह से है। हाँ जी। अब बेटा ये जो है ये
आपके पास ये जो स्पेक्ट्रा है ये एन हेक्सेन का है, ठीक है। यानी ये सॉरी एन हेक्सेन के अंदर ये स्पेक्ट्रा लिया गया है, सॉल्वेंट है एन हेक्सेन, यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट है। और ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रा लिया गया है वो लिया गया है एथानॉल में, एथानॉल में लिया गया है। अब बेटा आपको एक बात बता दूं, सॉल्वेंट जो है ये एक पीक आपको मिल रही है, ठीक है। ये शार्प पीक होती है, इसका नाम क्या है शार्प पीक, ठीक है। और ये शार्प पीक है बेटा, जिसकी आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, हमारी तरफ से ये इश्यू नहीं है, ठीक है। आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करके देख लें, अगर आपको वीडियो रुक रही है तो आप दोबारा से ट्राई करें। और ये जो पीक होती है इस तरह की, इसको कहते हैं ब्रॉड पीक। आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्पेक्ट्रा हमने पोलर सॉल्वेंट में लिया है या नॉन पोलर के अंदर? याद रखें जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें जो पीक होगी वो शार्प मिलती है। क्या पीक मिलेगी आपको? शार्प, अगर सेम मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा ले रहे हैं। जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पीक आपको ब्रॉड मिलती है। उसकी ये रीजन होती है कि पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो इंटरेक्शन शो करवा देते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन शो करवा देते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। मान लो एक कंपाउंड है एल्डिहाइड, ये है CH3 C O O, और इसका आप स्पेक्ट्रा ले रहे हो वाटर के अंदर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से इनकी इंटरेक्शन हो जाती है और जो स्पेक्ट्रा होता है वो शार्प आने की बजाय ब्रॉड आ जाता है। शार्प आने की बजाय क्या आता है बेटा? ब्रॉड आता है। तो ये आपने ये रीजन याद रख लेनी, ये एक सॉल्वेंट का इफेक्ट है। अभी हम बात करते हैं सॉल्वेंट किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, उसको हम अब स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिशन के अंदर ना सॉल्वेंट इफेक्ट करता है। तो पहले तो हम उसकी बात करते हैं जी। नंबर 1 है हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रांजिशन है। अगर हम बात करें, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ये है ग्राउंड स्टेट के अंदर कंपाउंड, ठीक है। अब बेटा आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, ना तो इसके ऊपर इतनी ज्यादा पोलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर इसको एक्साइट करवा दिया जाए, यानी ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करवा दिया जाए ऑक्सीजन के ऊपर, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, ये पोलर बन चुका है, ज्यादा पोलर बन चुका है पहले की बनिस्बत, ठीक है। जैसे ही ट्रांजिशन हुई है बेटा डबल बॉन्ड की, तो ये पोलर बन चुका है। अब होगा क्या? अब यहाँ पर अगर मैं कोई पोलर सॉल्वेंट ले लूं, जैसे वाटर, पोलर सॉल्वेंट ले लूं यहाँ पर, जैसा कि वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखें इसकी एनर्जी स्टेट्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान ले ये इस मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट थी और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया है यहाँ पर, तो होगा क्या? अगर पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं आप, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पर वाटर क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बन जाएगी आपस में एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाकर। तो अब बेटा आप लोग थोड़ा सा सोचे, दिमाग पर जोर दें कि जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी, तो हमने ये बात पढ़ी है कि सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होता जाएगा, स्टेबल होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब भी सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है वहां पर एनर्जी डिक्रीज होती है, ये बात हमेशा याद रख ले। वहां पर एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो कौन सी स्टेट की एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए? ग्राउंड स्टेट की तो सर वैसी की वैसी रहनी चाहिए,
ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि सॉल्वेंट ने इंटरेक्ट किया है एक्साइटेड स्टेट के साथ, तो इसकी जो एनर्जी होगी पहले की निस्बत कम हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जंप करने में, वापस आने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ये कौन सी शिफ्ट हुई फिर? यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई है? यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बेटा? एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो वेवलेंथ क्या हो गई है यहाँ पर? बढ़ गई है। तो ये शिफ्ट कौन सी होगी फिर? रेड शिफ्ट होगी। ये कौन सी शिफ्ट होगी? यस। रेड शिफ्ट। इसकी समझ आ गई है जी? बताएं। यस सर। तो बेटा ये एक तो ट्रांजिशन हमने देख ली, पाई टू पाई स्टार के अंदर सॉल्वेंट किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, उसके ऊपर ज्यादा चार्जेस हैं, या वो ग्राउंड स्टेट में है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सॉल्वेंट जो होता है वो इफेक्ट करेगा। ठीक हो गया पहली तो ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड ट्रांजिशन, वो है जी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इसमें भी हम एक कंपाउंड लेते हैं। मान लें ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड ही है। अब यहाँ पर ये लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ पर एक बात आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर अगर सॉल्वेंट आप वाटर लेते हो, तो आपको पता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये ऑक्सीजन साहब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इससे डोनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ग्राउंड स्टेट के अंदर। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है। तो जबकि अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे इसे इस तरह से, तो इसके लोन पेयर जो होंगे वो इधर चले जाएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो है वो उसने यूटिलाइज कर लिया, दूसरा लोन पेयर वो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, उसने एक ही लोन पेयर यूज करना था, वो उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसके पास बेटा लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर वाटर के साथ उसकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे वो ग्राउंड स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा शो करवाएंगे। अब इसकी स्टेट्स बना कर दे, आपको समझा देता हूं। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट। अब बेटा यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट थी वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो उसकी एनर्जी पहले की निस्बत कम हो जाएगी। ये उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, एक्साइटेड स्टेट अपनी जगह पर ही है। ये ग्राउंड स्टेट अब उसकी एनर्जी डिक्रीज होने के बाद यहाँ पर आ गई है। अभी एक्साइटेड स्टेट अपनी असल पोजीशन पर ही है। अब होगा क्या? होगा कुछ यूं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था पहले उसे चाहिए थी कम एनर्जी, अब उसे चाहिए ज्यादा एनर्जी, यहाँ से यहाँ जंप करने में या वापस आने में उसे एनर्जी जो चाहिए वो इंक्रीज हो चुकी है, एनर्जी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ्लू शिफ्ट हो गई है, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। तो आई होप आपको सॉल्वेंट सॉल्वेंट इफेक्ट समझ आ गया बेटा, कि कैसे एनर्जी इंक्रीज होगी और कैसे डिक्रीज होगी। ठीक हो गया। ये दो ट्रांजिशंस ही होती हैं जो सॉल्वेंट सेंसिटिव होती हैं, नॉन पोलर के केस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब एक और फैक्टर है, फैक्टर्स इफेक्टिंग लैम्डा मैक्स। ये एक टॉपिक है, इसमें एक और फैक्टर हम देखेंगे, बाकी सारे तकरीबन हम फैक्टर पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग लैम्डा मैक्स, इसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो बेटा नंबर वन फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, कंजुगेशन। कंजुगेशन कैसे इफेक्ट करती है, अब इसको भी हम डिटेल में चले स्टडी कर लेते हैं, कंजुगेशन किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है लैम्डा मैक्स को। तो मैं आपको ना एक सिस्टम बनाकर दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कंजुगेशन कैसे इफेक्ट करती है। देखें, हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है इथीन, मान लो कि ये इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन के एनर्जी लेवल्स हैं, दो ही होते हैं उसके अंदर, तो मैंने दो बना दिए हैं।
अब नीचे से ऊपर एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है, हमेशा याद रखें। जो ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाले की कम है। अब होगा क्या बेटा, ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूं जिसका नाम होगा ब्यूटाडाइइन। अब इसके अंदर डाई का मतलब होता है टू, ये ब्यूटीन है, इसके अंदर दो डबल बॉन्ड आ चुके हैं, ब्यूटाडाइइन इसके अंदर दो डबल बॉन्ड हो चुके हैं। तो इसके एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कम हो रही है। अब देखो, अब एक और मॉलिक्यूल बनाकर समझाता हूँ जिसका नाम होगा हेक्सा ट्राईइन। हेक्सा का मतलब होता है छह, यानी इसके अंदर सिक्स कार्बन होंगे, और ट्राईइन यानी इसके अंदर थ्री डबल बॉन्ड्स होंगे। अब इनके एनर्जी लेवल्स जो है वो फर्दर कम हो रहे हैं, इसकी एनर्जी मजीद कम हो रही है ऐसे, ये इसके एनर्जी लेवल्स है। अब आप लोग खुद से समझ लो कि सिर्फ पहले इथीन में एक डबल बॉन्ड था, और ब्यूटाडाइइन में टू डबल बॉन्ड हो गए, और हेक्साट्राईन में थ्री डबल बॉन्ड हो गए। आप देखो बेटा, होता क्या है सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, यहाँ पर अब थोड़ी सी एनर्जी से काम चल रहा है, यहाँ पर मजीद कम एनर्जी हो गई है। यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ने से, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ने से जो गैप होता है उनके दरमियान वो डिक्रीज हो जाता है। तो गैप डिक्रीज हो गया तो इट मींस एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी डिक्रीज होने से आपको बताया है वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रीजन होती है कंजुगेशन की, कि कंजुगेशन किस तरह से इफेक्ट करती है। ठीक हो गया, आई होप आपको ये बात अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। इसकी एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो है ये इथीन है, इथीन मॉलिक्यूल है, इसकी लैम्डा मैक्स होती है 171। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी होती है 171। ठीक है, लैम्डा मैक्स। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो भी बढ़ेगी, और एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये सॉल्वेंट इफेक्ट, और उसके बाद हमने देख लिया है कंजुगेशन का इफेक्ट। आप लोग ऐसे करें, एक दफा दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फिर हम फर्दर स्टडी करें, उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन